हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक करने वाले हैं भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हो सकता है इस टॉपिक की इमेज आपके मन में अच्छी ना रही हो, अभी अच्छी हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जिस तरीके से हम अरिथमेटिक को समझते हैं, परसेंटेज को, प्रॉफिट एंड लॉस को, वैसे ही इसको समझें। लेकिन ये टीयर 2 के लिए है, तो मैं डेफिनेटली फास्ट पेस अपनी रखूँगा है। सारी चीज़ें प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा फाउंडेशन बैक वगैरह, बट फिर भी मज़ा आ जाएगा आपको। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले, आज सुबह से ही मैं जो मेरे दिमाग में बार बार एक कई चीज़ें आ रही हैं कि अ, कई टीचर्स मेरी लाइफ में रहे हैं जिन्होंने मेरे लाइफ के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। जैसे 5th क्लास से पहले, फिर 10th क्लास तक, फिर 11th में, एंड अलग अलग टाइम पर अलग अलग टीचर्स रहे हैं जिन्होंने मेजर इम्पैक्ट डाला है, जिन्होंने ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी, ठीक है। तो उनके प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड मैं फील कर रहा हूँ। और आप लोगों के प्रति जो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, बट फिर भी आप लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, जो मेरे अंदर फेथ इम्पार्ट करते हैं। यही काम उन टीचर्स ने किया था कि मेरे ऊपर विश्वास किया था, भाई तू कर सकता है। देन उससे एक अजीब सी ताकत मिलती है। ऐसे ही जो आप लोग जो फेथ इम्पार्ट करते हैं कि हाँ सर अच्छे से गाइड करेंगे, और सर है तो हम कर ही ले जाएंगे, बहुत सारे आप लोगों के मैसेज आते हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल दैट भाई, थैंक यू इस सपोर्ट के लिए। और मुझे पता है एक टीचर का रोल कितना इम्पोर्टेंट रहता है मेरी लाइफ के अंदर, अलग अलग स्टेज पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो मैं भी पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से, मतलब जितना इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर, जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता हूँ उतना डालने, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर, पेन नोटबुक लेकर आ जाओ भाई, ठीक है। हाँ, अभी ये स्टार्टिंग में बातें करी हैं तो लाइटली मत ले जाना मेरे को, अभी स्ट्रिक्ट हूँ आगे के लेक्चर में, ठीक है। पेन नोटबुक लेकर आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो भाई इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, और हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति है। तो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री वर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ज्योमेट्री से इसका लेना देना है, क्या लेना देना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, उसकी डेफिनेशन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एल्जेब्रैक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्री। मतलब क्या है, तो ज्योमेट्री है उसको एल्जेब्रा की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सर्कल को, एक सर्कल क्या है, एक ज्योमेट्री की फिगर है, उसको इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक लिंक है। एल्जेब्रा एक बड़ा सा पार्ट है मैथ्स का, ज्योमेट्री एक बड़ा सा पार्ट है मैथ्स का, दोनों इंपॉर्टेंट और बड़े से पार्ट हैं। इन दोनों को लिंक करता है, इन दोनों को जोड़ता है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ के, जैसे ये देखो, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी न किसी वे में, किसी न किसी इक्वेशन, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे ये सर्कल है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, अगर इसको मुझे इक्वेशन में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। आगे इन चीज़ों को डिटेल में करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ। ये एक लाइन है, ज्योमेट्री में ये एक लाइन है, एल्जेब्रा में इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये काम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करती है। ये एक पॉइंट है, ज्योमेट्री में ये एक पॉइंट है, एल्जेब्रा में इसको ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब सर्कल आपने ऐसे ज़्यादा देखा है, ऐसे नहीं देखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ऐसे ज़्यादा देखी है, उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा ज्योमेट्री से, तो ऐसी एक फिगर बन के आएगी, एक पैराबोला बन के आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये काम करता है जी। तो ज्योमेट्री और एल्जेब्रा का लिंक है, तो घबराने की बात नहीं है, दोनों टॉपिक आपने अच्छे से कोई मजे में कर ले जाएंगे। तो चलिए जी, इसके बेसिक करते हैं फिर। देखो, तो जैसे कि नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, जीरो, नंबर सिस्टम के अंदर आपने नंबर लाइन पढ़ी है, 2, 3। तो जो नंबर लाइन होती है ये 2 डायमेंशन में होती है, 2 डायमेंशन में, सॉरी 1 डायमेंशन में आप बोल सकते हो, 1 डायमेंशन के अंदर होती है। ऐसे एक ही दिशा में हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऊपर नीचे नहीं जा सकते, है ना, बस राइट या लेफ्ट, बस यही एक अपनी डायमेंशन है। ऐसे इसको अगर मैं 2 डायमेंशन में कर दूं तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सिस सिस्टम बन जाएगा, हिंदी में बोलेंगे अक्ष पद्धति बन जाएगी, ठीक है।
जैसे नंबर लाइन में आप ऐसे मूव होते हो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, इसमें फिर हाइट और डेप्थ भी ऐड हो जाती है, एक और डायमेंशन ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जी एक्स एक्सिस। तो मैं इस पेस पर चलूंगा, मैं टियर 2 के लिए पढ़ा रहा हूँ, बट उसके लिए भी जो मेरा पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, जो मेरा नज़रिया है, वो तो इम्पार्ट करना पड़ेगा, वो तो आपको देना पड़ेगा। तो ये मत सोचना एक्स एक्सिस भी बता रहे हो सर आप, तो ज़रूरत है इसलिए बता रहा हूँ। अपने अकॉर्डिंग स्पीड तेज़मंदी कर लेना। इसको हम 3 क्लास के अंदर कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे, जिसके अंदर प्रैक्टिस भी शामिल होगी। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग स्पीड आप कर लेना है। ठीक है भाई, ओके। तो ये जो लेटा पड़ा है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं अक्स। आपको जो हैंड रिटन नोट मिलेंगे उनमें भी एक आधी चीज़ों की हिंदी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये जो यहाँ पर बिंदु है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटते हैं, इसको हम बोलते हैं जी ओरिजिन। इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और हिंदी में इसको बोलते हैं जी मूल बिंदु। मूल यानी कि जड़, जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, यहीं से राइट और लेफ्ट ऊपर नीचे यहाँ से जा रहा है माप। ठीक है, तो बाकी इसको हम बोलेंगे 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7। राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव है। इतना तो नंबर सिस्टम में, नंबर लाइन के बारे में आपको पता ही है। ठीक है जी, ऐसे ही ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो +1, +2, +3, +4, +5। नीचे नेगेटिव डायरेक्शन है। तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे, जो ऐसे मूवमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस। नेगेटिव वाले में एक्स डैश, पॉजिटिव वाले में एक्स। और जो वर्टिकल मूवमेंट है, ऐसे ऊंचाई और गहराई की मूवमेंट, ऐसे कि कोई चीज़ कितनी ऊंची है वो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये तो 3.5 यूनिट ऊंची है, अच्छा ये जो चीज़ है ये तो 5 यूनिट ऊंची है। ठीक है, ये ओरिजिन से कितनी दूर है वो हमें बताएगा एक्स एक्सिस, कि भाई ये यहाँ से इस 4 के ऊपर है, सपोज 4 के ऊपर है, कि हॉरिजॉन्टली ये 4 यूनिट उस तरफ है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, ऐसे। ठीक, ओके जी। तो एक्चुअल में ये चीज़ पता है क्या करती है, ये हमें मदद करती है किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करने में, उसको एल्जेब्रा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में है। ये एग्जैक्टली बता देती है कि वो ज्योमेट्रिकल फिगर कैसी है और कहाँ है। ठीक, जैसे ये पॉइंट ले लो, तो ये पॉइंट कहाँ पर है, इसका एड्रेस है कि ये हॉरिजॉन्टली ऐसे यहाँ से 3 यूनिट दूर है, 3 यूनिट दूर है। तो इसकी ओरिजिन से दूरी 3 यूनिट है, और कहाँ पर, राइट साइड पर। राइट साइड पर क्यों, क्योंकि +3 है। ठीक है, और वर्टिकली इसकी दूरी 2 यूनिट है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे x, y, यानी कि 3, 2 से। जो हॉरिजॉन्टल दूरी है वो हम पहले लिखते हैं x वाली। अगर यहाँ पर -3 होता, यानी कि ये ओरिजिन से 3 यूनिट दूर है लेकिन इस डायरेक्शन में -3। ठीक है, और ये इसकी वर्टिकल डायरेक्शन है। तो समझ में आ गई कैसे ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर को, ये कितना है जी, ये x एक्सिस 2, और ये कितना है, और ये 3 है, और ये 2 उल्टा लिख दिया मैंने। ये 3 की दूरी पर है और 2 की हाइट पर है। सिंपल सी बात है, आपने स्कूल में ही पढ़ी होगी, बिल्कुल बेसिक है। समटाइम्स कभी कभी ये होता है कि इनको ऑर्डिनेट और एब्सिसा के नाम से बुलाते हैं। इसको बोलते हैं कि भैया एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट है 2 है, और जिसका एब्सिसा, ये भी अब इसकी स्पेलिंग पता नहीं, स्पेलिंग गंदी सी स्पेलिंग है, ऐसे ही मान लो। ठीक है, नोट्स के अंदर ठीक दी हुई है, हैंड रिटन नोट्स में। एब्सिसा हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये भी ठीक हो। इसको एब्सिसा बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब आपको कैसे ध्यान रहेगा, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर को पहले आता है, ऑर्डिनेट बाद में दूसरे वाला है, यानी कि दूसरे वाला यानी कि वाई वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, वाई वाले को ऑर्डिनेट, और दूसरा जो भी एब्सिसा बच गया वो एक्स को बोलते हैं। और हिंदी में इनको बोलते हैं भुज और कोटि। ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बट एक आधे क्वेश्चन के अंदर कभी कभी उसने बताया है कि एक पॉइंट है जिसका भुज वाला
जो अक्षांश है वो ये है, कोटि वाला ये है, ऐसे। तो फिर आपको पता होना चाहिए। ठीक। अगर मैं आपको बोलूँगा एक पॉइंट है जिसका एब्सिसा -4 है, यानी कि वो पॉइंट यहाँ पर, इसका एब्सिसा -4 है और ऑर्डिनेट 3 है, वो पॉइंट ऐसे हो गया -4 3, एक्स ये है, वाई ये। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ओके। डरना नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे उसने नाम दे दिया है, मैथमेटिशियन से मिलके नाम दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता चल गया। अब इन चार को क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट यानी कि कोई भी चीज़ 1/4, चौथा हिस्सा, हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। तो ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखे होंगे, क्वाड्रेंट 1 2 3 4, तो उसी ऑर्डर में है ये 1 2 3 4। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखो x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पर x जो है वो तो नेगेटिव होएगा और y जो है वो पॉजिटिव होएगा। तो ये मत रटना आप, क्योंकि इतना आप अपना दिमाग घर पे तो भूल कर जाओगे नहीं, साथ में लेकर जाओगे ना। दिमाग ले जाना अलाउड है, टेंशन मत लो, एक्स्ट्रा कैलकुलेटर वगैरह नहीं अलाउड। तो इतना तो आप इमेजिन कर ही लोगे कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव हैं, इसके अंदर अच्छा जी एक्स वाला तो पॉजिटिव है, वाई वाला नेगेटिव है। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई, ये बेसिक सी चीज़ है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन कर लेते हैं अपनी, आंखें बची रहेंगी, जीवन सुखी रहेगा। एक ही जोड़ी आंखें हैं, बुढ़ापे तक यही चलानी है आपने। जो रंगीन कार्यक्रम है इस टाइप वाला, वो मैं कलरफुल करूँगा, बाकी क्वेश्चन ब्लैक एंड वाइट। चलिए जी, दी पॉइंट तो मैं कई बेसिक क्वेश्चन भी लूँगा जस्ट आपको वार्म अप करने के लिए। दी पॉइंट -5 7 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। एक्स की वैल्यू माइनस, तो एक्स की वैल्यू माइनस यानी कि ये, और वाई जो है पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव होएगा तो यहाँ चले जाएंगे, वाई अगर नेगेटिव होता तो यहाँ चले जाते। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में? दूसरे चतुर्थांश में। -5, यहाँ पर -5 होएगा और यहाँ पर कहीं पर 7 होएगा, तो ये वाला पॉइंट होएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, द पॉइंट 7 एंड -5 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो आप मेंटली भी देख सकते हो, 7 एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, चौथा क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, यहाँ कहीं जहाँ पर भी ये होएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होएगा। तो दैट इज इक्वल टू ऑप्शन डी। ऐसे रटना नहीं है, बचपन में कई बार टीचर्स रटवा देते थे कि प्लस माइनस ये वाला क्वाड्रेंट, माइनस माइनस ये वाला क्वाड्रेंट, नहीं रटना है। ठीक है? क्लियर? जो चीज़ें रटने की होंगी मैं बताऊंगा। The coordinates of point situated on x-axis at a distance of 5 unit from the y-axis। ये देखो, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, यानी कि वो पॉइंट यहाँ पर है। ओके, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस कौन सा है? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो इस वाई एक्सिस से 5 यूनिट की दूरी पर, तो वाई एक्सिस से 5 यूनिट की दूरी पर या तो इधर होएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो पहले हम लिखते हैं एक्स वाले की वैल्यू, फिर वाई वाले की वैल्यू। तो यानी कि ये 5 यूनिट की दूरी पर है तो 5, और हाँ एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो डिनोट करता है कि पॉइंट की हाइट कितनी है। ऊपर होएगा तो बोलेगा पॉजिटिव में है तो यानी कि हाइट है, नेगेटिव में यानी कि गड्ढे में है, गहराई है, नेगेटिव है। ठीक है? तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होएगा तो उस वक्त वाई एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि कोई हाइट ही नहीं है इसकी, ना ये ऊपर गया है ना ये नीचे गया है। तो दो पॉइंट हैं जो वाई एक्सिस से 5 यूनिट की दूरी पर है, एक तो इधर और एक इधर। ये मत बोलना सर ये -5 यूनिट की दूरी पर है, डिस्टेंस तो डिस्टेंस होता है भैया। ये जो -5 का डिस्टेंस थोड़ी है, माइनस तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस तरफ की डायरेक्शन। ठीक है? तो ये दो पॉइंट है, इन दोनों में से कोई भी एक आपको दे देगा, दोनों नहीं देगा। 5 0 दे दिया उसने। ठीक, क्लियर है? इन दोनों में से कोई भी दे सकता है, ये मत सोचना ओनली पॉजिटिव वाला दे सकता, कोई भी एक दे देगा।
तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें कवर हो गई। अब सबसे पहला आसान फॉर्मूला इसका, दैट इज़ डिस्टेंस फॉर्मूला देख लेते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट में कैसा दिखेगा, ठीक ठाक दिख रहा है? ऐसे ब्लैक एंड वाइट में ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों यूज़ होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ होता है दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए। जैसे मान लो मैं आपको ऐसे बोल दूँ, भैया ये 2 पॉइंट हैं, ऐसे एक पॉइंट है 3 और 2 और एक पॉइंट है 5 और -7, इनके बीच में कितना डिस्टेंस? तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि अंडर रूट x1 माइनस x2, अगर 2 पॉइंट है, आप ऐसे नोट बना लो अपनी नोटबुक के अंदर, अगर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है a x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और दूसरा पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, तो ए बी इज इक्वल टू यानी कि ए और बी का डिस्टेंस, ए बी लाइन सेगमेंट की लंबाई यानी कि ए और बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आपको कुछ बुक्स में x1 माइनस x2 मिलेगा, कुछ में x2 माइनस x1 मिलेगा, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एट द एंड स्क्वायर होना है, एट द एंड स्क्वायर होना है, पॉजिटिव ही हो जाना है, किसी में से किसी को घटा लेना। तो ये है डिस्टेंस फॉर्म। यानी कि अगर 2 पॉइंट हैं ये 3, 2 एंड 5, 7, तो इनके बीच में क्या डिस्टेंस होगा? अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो उसकी क्या लंबाई होगी? इसकी लंबाई होएगी जी अंडर रूट। अब आपने कैसे करना है देखो, ना तो इस फॉर्मूले को रटना है, रटना नहीं है इसको, ना इनको नाम देने हैं x1 y1 x2 y2, ना, सिंपली ऐसे देखना कि इनके x कोऑर्डिनेट के बीच में कितने का फर्क है, 5 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का, उसका स्क्वायर लिख दो, ठीक, प्लस लगाओ। अब y कोऑर्डिनेट्स के बीच में कितने का फर्क है, 2 और -7 में। ये मत बोल देना 5 का फर्क है, क्योंकि -7 तो भैया 0 से -7 इधर है और 2 जो है वो इधर है, तो 9 का फर्क हो गया, 9 का डिफरेंस है। तो एक हिसाब से हो क्या रहा है, x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लिख के या इनको नाम देकर हम नहीं करेंगे, सिंपली ये देखो इनके x एक्सिस के बीच में जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर दिया, y एक्सिस के बीच में जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर दिया। 7 -7 और 2 में 9 का फर्क है, तो 9 का स्क्वायर विल बी 81। तो अपना उत्तर हो जाएगा अंडर रूट 85। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है अंडर रूट 85। ठीक, क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ये लिख लिया, ये आपको नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब ये होता क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। जे देखो मज़ेदार चीज़ है, देखो मान लो इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, मुझे ए बी की लंबाई निकालनी है। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मुझे हाइपोटेन्यूज की लंबाई निकालनी है, जी हाँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी पी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या बोलोगे आप? इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को आप क्या बोलोगे? x2। यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 का डिस्टेंस रहा होगा, तभी इसका कोऑर्डिनेट x2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी x2 ही है। इसका एक तो x कोऑर्डिनेट आ गया x2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलोगे? फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y1, क्योंकि ये जो y कोऑर्डिनेट है क्या रिप्रेजेंट करता है इस पॉइंट के लिए? भैया ये पॉइंट, इसकी हाइट कितनी है? y1, तो भैया यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी y1 होगी, ठीक, ओके। नेक्स्ट, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलोगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कितनी है? तो सर इसका x कोऑर्डिनेट x1, ये यही तो रिप्रेजेंट करता है कि पॉइंट ए ऐसे कितनी दूर है, x एक्सिस पे कितनी दूर है। तो देखो ये मुझे पता चल गया x1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 है। तो p a की लंबाई क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी x1 माइनस x2। इस लाइन की लंबाई हो जाएगी x1 माइनस x2। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो है y1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो है y2।
तो बी से लेकर पी तक की डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1। और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि y कोऑर्डिनेट्स के बीच के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस x कोऑर्डिनेट्स के बीच के डिफरेंस का स्क्वायर। और बिकॉज स्क्वायर हो रहा है तो फर्क ही नहीं पड़ता, x1 माइनस x2 है x2 माइनस x1 एंड ए बी इज इक्वल टू दिस। क्लियर है भाई? तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है मैंने बताया ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा और ज्योमेट्री का लिंक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हर एक चीज़ ऐसे ज्योमेट्री वाले फॉर्मूलों से हम प्रूव कर सकते हैं, हर एक चीज़। ठीक, उसी को अलजेब्राई फॉर्म में लिखा इन्होंने। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे पाइथागोरस थ्योरम का ही एक रूप है। तो ये बात समझ में आ गई? आपने याद क्या रखना? आपने याद रखना है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखना है तो अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में जो भी डिफरेंस है इसी में से किसी को घटा के देख लो, डिफरेंस स्क्वायर करके लिख दो। वाई कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस स्क्वायर करके लिख दो, खत्म। अब मुझे इसका उत्तर बताओ जल्दी से। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की कितनी दूरी है? देखो कैसे करेंगे। ये दूरी है भैया 4 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है सर? 3 का। 3 का स्क्वायर 9। 3 और 0 के बीच का डिफरेंस 3, तो सर 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 9 18, तो ये हो जाएगा 3√2। सिंपल ऐसे लगाएंगे, ठीक है। इन पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ भाई। -2 और -9 के बीच में कितने का गैप है? दोनों नेगेटिव हैं, 7 का गैप है। 7 का स्क्वायर 49। 4 और -2 के बीच में एक -2 है 0 से इधर, एक 4 उधर है, 6 का गैप है, तो 6 का स्क्वायर 36। 4 और 3 7 70 और 15 85 √85। नेक्स्ट 10 और 2 के बीच में डिफरेंस है भैया 12 का, तो 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस 10 और 2 के बीच में -2 के बीच में और 7 और इसके बीच में 10 का है, तो ये हो जाएगा 100। 7 और -3 के बीच में 10 का गैप है, तो √244। क्लियर है? 244 में कुछ 4 कॉमन आ जाएगा, है ना? 4 6 24, 4 एकम 4, तो इट विल बी 2√61। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, दो पॉइंटों के बीच की दूरी कर लोगे। अब ये करो, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A4 एंड 3 2, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस इतना है, ठीक है। अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो सिंपली, या फिर मैं ये करूँ, ये डिस्टेंस आएगा इज इक्वल टू 2√2, फिर मैं स्क्वायर करूँगा तो डायरेक्टली स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड। एक स्टेप तो स्किप कर ही सकते हैं ना, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा, अब आपका दिल करे तो A-3 कर लो, दिल करे तो 3 - A कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्लस आगे आएगा 2 और 4 के बीच का गैप कितना है? 2, 2 का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली एग्जाम में ये लिखूँ, ये आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो इसको, इसने A की वैल्यू पूछी है तो इसको तो खोले बिना भी आ जाएगी। मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, A-3 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 8। अगर ये 4 उधर जाएगा तो इट इम्प्लाइज दैट A-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 में से 4 गया 4, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। आपको A की वैल्यू पता है? सर नहीं पता। अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूंगा, ये बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप A-3 का होल स्क्वायर इसका ऐसे स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो मेरे दोस्त ये A-3 भी आ सकता है और 3 - A भी आ सकता है, जो भी पॉजिटिव है वो आएगा। हमें A की वैल्यू पता नहीं, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ, मैं इसको अगर मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो, या फिर ऐसे मान लो अगर मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो ये +2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है। A-3 की वैल्यू +4 भी हो सकती है, या फिर A-3 की वैल्यू -4 भी हो सकती है। यहाँ पर A की वैल्यू आ जाएगी जी 7 और यहाँ पर A की वैल्यू आ जाएगी -1। क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी?
a-3 4 और 2 में 2 का फ़र्क, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख दिया। ठीक है, a-3 का स्क्वायर, ये 4 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो अच्छा यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, स्क्वायर रूट भी तो करना था ना, तो यहाँ पर वैल्यू 5 और 1 हो सकती है, 5 और 1, 5 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, तो बोथ 5 एंड। यहाँ पर अब कई बच्चों को ये डाउट आया होगा, उन्होंने ये कर दिया होगा कि उन्होंने डायरेक्टली a-3 का स्क्वायर खोल दिया होगा, ऐसे a² -6a + 9 और आगे उन्होंने लिख दिया होगा इसका 2 का स्क्वायर 4 और आगे = 8। इट इम्प्लाइज दैट a² -6a, तो 9 और 4, ये 8 अगर इधर आया तो 9 में से 8 गए 1 + 5 = 0। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनका सम जो हो वो 6 हो, तो 5 और 1, तो एक ही 2 वैल्यू पॉसिबल है, 5 और 1, तो उत्तर = ऑप्शन सी। कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब कई बार मुझे लगता है कि ये 4 उधर जाकर ऐसा नंबर बनेगा कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो हम एज इट इज़ भी छोड़ के सोल्व कर सकते हैं, बट तुम कैसे भी कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी 13 है, तो k का मान क्या है? तो चलिए बताते हैं, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं भैया। तो k-4 का स्क्वायर प्लस 8 और 4 के बीच में कितने का फ़र्क है? 12 का, वो माइनस का 4 है, तो 12 का स्क्वायर 144 = 13 का स्क्वायर 169। तो आपको देख के ध्यान में नहीं आया कि 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर है? वैसे तो आप इसको कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को, बट अगर आपको ये ध्यान में आ जाए कि ये 12 और 13 हैं, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही तो है। मैंने आपको ये बताया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, वो पाइथागोरस थ्योरम ही तो है, उसी से तो वो निकला है। तो कई बार वो ऐसी साइड्स यूज़ करता है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो अगर आपको वो स्ट्राइक हो जाएगी तो सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, फिर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर अगर ऐसे दिख जाए तो ऐसे भी कर सकते हो। तो k-4 का स्क्वायर = अब ऐसे मत कर देना कि k-4 = 5 ना, k-4 का स्क्वायर 25 के बराबर है, तो हो सकता है 5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है, -5 का भी, तो k-4 की वैल्यू 5 भी हो सकती है, या फिर k-4 की वैल्यू -5 भी हो सकती है। इट इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू हो जाएगी 9 एंड इट इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, अगर ये 4 उधर जाएगा तो -1। इसने एक ही चॉइस दे रखी है ना, हाँ, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। आप इसको वैसे भी कर सकते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ अब। विच पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट आएगा, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस, तो समान दूरी पर है इन दोनों पॉइंट से वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, अगर वाई एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट बनाओगे, कहीं पर भी लोगे, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट वाला हिस्सा है ये 0 होएगा, क्योंकि एक्स रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल कितनी मूवमेंट है, कोई मूवमेंट तो है नहीं, ना उधर ना इधर, वाई कोऑर्डिनेट पर है, तो वाई एक्सिस पर है, तो ये वाला हिस्सा 0 होएगा, और ये वाला हिस्सा कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 -2 -3 -4, तो ठीक है। तो वो पॉइंट मैंने मान लिया 0 और वाई, वाई की वैल्यू हमें पता नहीं, तो ये जो पॉइंट है ये इन दोनों से इक्वल दूरी पर है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं कि इसका और इसका जो डिस्टेंस है उसको मैं इक्वल कर देता हूँ इसके और इसके डिस्टेंस के। करें फिर, मान लो इस पॉइंट को मान लूँ ए, और इसको मैं मान लूँ बी, और इसको मैं मान लूँ सी, तो सिंपली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ए बी = ए सी, इस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों से सेम है, चलिए सी। तो 0 और 12 का फ़र्क है जी 12, 144 प्लस, मैं इनके स्क्वायर को इक्वेट कर रहा हूँ वैसे तो, y और 3 का फ़र्क है y², y -3 का स्क्वायर खोल रहा हूँ, -6y + 9 = तो मैं a और c का डिफरेंस, 0 और -5 में 5 का फ़र्क है, तो 25, और y -10 का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, प्लस y²
-20y + 100। मैंने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका फाउंडेशन बैच वाला कंटेंट भी मैं इसमें एक्टिवेट करवा दूंगा, किसी को अगर डिटेल में पढ़ना है एक बार टीयर 2 होने के बाद। फिलहाल इसी से कर लो, अभी टीयर 2 वाली पेज पर मैं करवाऊँ। अगर मैं इस 20y को इधर ले आऊँ तो 20 में से 6 गए 14, 14y = y इधर 100 है, 100 से मैंने 100 काट दिया, इधर सिर्फ 44 रह गया। तो 9 और 4 13, 53 - 25, 13 में से 5 गए 8, 53 उधर जाकर नेगेटिव का होगा ना, और 4 में से 2 गए 2, तो y = -2। तो y की वैल्यू अगर -2 है तो वो पॉइंट क्या हो गया, 0 और -2, यहाँ पर होएगा ये पॉइंट ना, ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, the coordinates of the point on the x-axis which are at a distance of 5 unit, the coordinates of points on x-axis which are at a distance of 5 unit from this point। एक बार मैं आपको ये कहना क्या चाह रहा है वो मैं डायग्राम के थ्रू समझा दूं। ये कोई ना कोई पॉइंट है, 6 - 3 है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं समझा रहा हूँ। ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है जो इससे इक्वल दूरी पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। पॉइंट्स देखो, कई पॉइंट भी इससे सेम दूरी पर हो सकते हैं। मान लो एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेगी ऐसे, तो यहाँ पर भी दूरी 5 यूनिट है, यहाँ पर भी 5 यूनिट दूरी है, ऐसे हो सकता है। ठीक, अदरवाइज आपको ये नॉलेज जानने की जरूरत नहीं है, जो भी वो पूछ रहा है उसको आप पेपर पर लिख दो, उसको फॉलो कर लो बस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होएगा, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो ये होएगा, एक्स एक्सिस की कुछ वैल्यू होएगी +- और वाई एक्सिस 0 होएगा। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस के ऊपर वहाँ होगा ना पॉइंट, वही मैं सोच रहा कि मैं बोल से ही रहा हूँ, होना ऐसे चाहिए, और पता नहीं ठीक है, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होएगा, मान लो ये है पॉइंट, वो यहाँ पर होएगा, ये है एक्स एक्सिस। तो ऐसे 2 पॉइंट हो सकते हैं जो इससे इक्वल दूरी पर हों। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, उसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो होएगी, एक्स कोऑर्डिनेट तो होएगा, वर्टिकल मूवमेंट नहीं होएगी ऊपर नीचे, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होएगा उसका, एक्स 0 होएगा। तो मैंने वो पॉइंट रेंडमली x0 मान लिया, उसने बोला एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो आपने मान लिया x0। क्या इसको रट के रखना है कि एक्स एक्सिस पर x0, वाई एक्सिस पर 0y? नहीं, आप खुद सोच सकते हो, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लो। यार पॉइंट तो बहुत सारे हैं एक्स एक्सिस पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो पता नहीं क्या होएगा, मैंने एक्स मान लिया। वाई कोऑर्डिनेट का मैं श्योर हूँ 0 होएगा, कोई मूवमेंट नहीं। तो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इससे 5 यूनिट है, तो कर देते हैं काम, x - 6 का स्क्वायर, तो x² - 12x + 36, और 0 और -3 में 3 का गैप है, तो 3 का स्क्वायर 9 = 25। यहाँ पर भी वैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज हो रहा है। जैसे ये देखो, ये 5 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, 3 4 5, ये 4 का स्क्वायर है। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। चलो जी करें। इट इम्प्लाइज दैट x² - 12x, तो ये कितना हो जाएगा 45, अगर ये 25 इधर आया तो ये हो जाएगा जी प्लस का 20 = 0। 20 को ऐसे तोड़ना है कि 12 आ जाए, ऐसे तोड़ें, 5 चौके 20, 10 दूनी 20। ठीक है, 2 नंबर जिनका सम 12 हो, तो वही x की 2 वैल्यू हो गई। ठीक है, तो 10 और 0, एक ऐसा पॉइंट हम देख रहे थे ना जो x एक्सिस पर है, x की 2 वैल्यू हो सकती है, एक तो 10 0 वाला पॉइंट और एक 2 0 वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट से एक तो 10 0 वाला पॉइंट 5 यूनिट के डिस्टेंस पर होगा, और एक 2 0 वाला पॉइंट भी 5 यूनिट के डिस्टेंस पर होगा।
ऑप्शन बी। ये समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का गेम क्या है? वही ज्योमेट्री प्लस एलजेब्रा है, और ज्योमेट्री और एलजेब्रा की तरह ही हम क्लियर कट इसको समझ सकते हैं, जैसे हम उनको समझ सकते हैं वैसे ही इनको रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे जी डिवीजन ऑफ ए लाइन बाई ए पॉइंट। बिंदु द्वारा रेखा का विभाजन कैसे होता है देखते हैं। देखो, दो तरीके से एक पॉइंट एक लाइन को डिवाइड कर सकता है, एक तो इंटरनली, एक एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नली वो कैसे डिवाइड करता है, बाह्य विभाजन कैसे करता है, बाद में डिस्कस करेंगे, उसकी टेंशन मतलब ईजी है। मैं आपको हो सकता है याद हो स्कूल के दौर से कि अरे वो तो बड़ा मुश्किल था, मैं आसान बनाऊंगा आपके लिए, टेंशन मत। पहले इंटरनल डिवीजन करते हैं। क्या होता है अंतः विभाजन? ये होता है कि मान लो अपने पास एक लाइन है ए बी, ठीक है, इसका एक कोऑर्डिनेट है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। कोई भी लाइन हो सकती है और कोई पॉइंट है इसके ऊपर, लेट दिस पॉइंट बी P, तो ये इस लाइन को किसी भी रेशो में बांट रहा है, 2:3 हो गया, 3:4 हो गया, 5:8 हो गया, किसी भी रेशो। ठीक है, तो सपोज ये यहां पर बांट रहा है m/n के अंदर, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पूछता है वो आपसे कि अगर एक लाइन है जिसके पॉइंट A के कोऑर्डिनेट बता देगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन कैसा होगा, ऐसे बोल देगा कि एक लाइन है ए बी, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 2 3, इसके कोऑर्डिनेट है कुछ भी -8 और 2, तो एक पॉइंट है जो कि इसको 2:3 रेशियो में बांट रहा है, उसके कोऑर्डिनेट बताओ। कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन को 2:3 रेशियो में बांटेगा, ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको फॉर्मूला बताता हूँ इसका, बाद में अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा कैसे, सुनो ध्यान से। इसको रटना कैसे है, याद कैसे रहेगा बताऊंगा, आप भूलोगे ही नहीं। देखो ध्यान से सुनिएगा जी। नंबर 1 तो मेरी एक ये बात ध्यान रखो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ एक पॉइंट है P जो लाइन ए बी को बांट रहा है m/n में, लाइन ए बी को, तो पहले मैंने किसका नाम लिया है A का, और फिर मैंने किसका नाम लिया है B का। तो पॉइंट P अगर ए बी को बांट रहा है m/n में, तो A की तरफ वाला जो पोर्शन है वो m है, B की तरफ वाला n है। ये लैंग्वेज ऐसे भी तो हो सकता है ना, पॉइंट P यहां पर भी तो ए बी को m/n रेशियो में बांट रहे हैं, बट ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। तो मैं अगर बोलूंगा लाइन ए बी को बांटा गया है, तो ए की तरफ पहले वाला हिस्सा आएगा रेशियो का। अगर मैं बोलूँ लाइन बी ए को बांटा गया है, यहां पर मैथमेटिकली इसको लिखेंगे लाइन बी ए को बांटा गया है m/n में P के। तो ये बात समझ लो। ठीक, अब इसको कैसे याद रखना है, जो भी पॉइंट m/n रेशियो में बांट रहा है, अगर एंड पॉइंट्स के ये कोऑर्डिनेट है, तो अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का लेन देन है। यहाँ पर m को, m इधर वाला हिस्सा है ना, इधर वाले हिस्से को दूसरे वाले एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो mx2, और इधर वाले रेशियो को दूसरे वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो nx1, mx2 nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, m y2 प्लस में n y1 बटे में m प्लस। यहाँ पर इनको A1 A2 फलाना ढिमकाना ऐसे नाम दिए जाते हैं, और फिर बच्चे भी उनको नाम देते हैं, ऐसे नहीं करना। मान लो यही क्वेश्चन है, अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं इधर वाले रेशियो को उधर वाले से 2 8 16, और फिर अब इधर वाले एक्स एक्सिस से 3 दूनी 6 बटे में 2 + 3 5, सिंपल। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इधर वाले रेशियो को उधर वाले y से 2 दूनी 4, इधर वाले को इधर वाले y से 3 3 9 बटे में 5, 3 + 2, तो दैट विल बी 13/5। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -2 x कोऑर्डिनेट और 13/5। समझ में आ गई बात? हैज द बात कम इनटू योर समझ, और द बात इज नॉट एंटरिंग द समझ। ठीक है भाई, क्लियर है? इसकी एक बहुत ही मज़ेदार अंडरस्टैंडिंग भी है,
उससे भी हम करेंगे, बट ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो ज़रूरी है वो मैं आपको बोलूँगा पता होनी चाहिए, तो ये ज़रूरी है। बट इसको ऐसे रटना ज़रूरी नहीं है। ऐसे सोचो कि इस रेशो के टुकड़ों को उस वाले से कोऑर्डिनेट से, इस वाले को इससे, बटे में m प्लस n खत्म। आपको इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अब वो हो सकता है आपको रेशो बता दे 2:3, इसके कोऑर्डिनेट बता दे, इसके पूछ ले, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही अंडरस्टैंडिंग कर लोगे। ये फॉर्मूला है। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ जी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अभी एनिमेशन का होना बाकी था, कोई नहीं, डजंट मैटर। चलिए अब मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे यहाँ पर हो क्या रहा है, इक्वेशन क्या है, इनको हम अंडरस्टैंडिंग पर सोल्व करेंगे। इनको फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड भी सोल्व कर सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग पर सोल्व करेंगे, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर हो ये रहा है, पॉइंट ए बी सी लाई ऑन ए लाइन इन द सेम ऑर्डर। तो पॉइंट ए बी सी ऐसे लाई करते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है। तो एक हिसाब से पॉइंट बी जो है लाइन ए सी को बांट रहा है, पॉइंट बी वो वाला लाइन है जो लाइन ए सी को किसी रेशो में बांट रहा है, यानी कि पॉइंट पी की जगह पर है ये, जो मैंने एग्जाम्पल में पी लिया। जी हाँ, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 3, 4, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है 10, 18। तो मैंने समझाते हुए क्या किया था, यहाँ पर रेशियो मैंने ले लिया था, इसके कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका बताया था, या फिर आप ये मान लो कि रिलेशन बताया मैंने, ठीक है। तो करने को आप ये भी कर सकते हो। मैंने आपसे पूछा है कि पॉइंट बी ने किस रेशियो में बांटा, यानी कि ए बी रेशियो बी सी। तो करने को आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये m है, ये n है। सर यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट है 6, दैट इज इक्वल टू m इंटू इधर वाला 10m प्लस n इंटू इधर वाला x कोऑर्डिनेट प्लस 3n डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये मैं सोचना होगा कैसे आएगा, जैसे कर्ण और अर्जुन आए थे ऐसे ये भी आएगा। तो इधर भेजते हैं 6m प्लस 6n इक्वल टू 10m प्लस 3n। अब m वाले को उधर भेज दें 4m, n वाले को इधर भेज दो, इज इक्वल टू 3n। तो इट इम्प्लाइज दैट n बटे में m इज इक्वल टू, ये इधर m था, इधर m को मैं ले आया 4/3, m 3 है n 4 है, 3:4 आ गया। तो करने को हम ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला रिवाइज हो गया, ठीक। इस फॉर्मूले के अंदर कुछ भी एक चीज़ गायब करके वो पूछेगा तो आप बता सकते हो हर एक क्वेश्चन में। अब मैं आपको बताता हूँ जी अंडरस्टैंडिंग। देखो ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और मैं इस चीज़ का प्रूफ आपको यहाँ पर नहीं दूंगा, फाउंडेशन बैच में देता हूँ। टीयर 2 के लिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही समझ लो। देखो आप सिर्फ एक्स एक्सिस को पकड़ो, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स को पकड़ो। इनके बीच में कितने का डिस्टेंस है, यहाँ पर आप बोलोगे सर 3 का, और इनके बीच में सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को पकड़ो सर 4 का, तो बस 3:4 में बटेगी लाइन, खत्म। या फिर सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट को पकड़ो, इनके बीच में कितने का डिस्टेंस है यहाँ पर सर 6 का, तीनों जगह के वाई कोऑर्डिनेट को पकड़ो, इनके बीच में सर 8 का, काट दो, 2 3 6, 2 चौके 8, 3:4 रेशियो में बांटेगा ये वाला पॉइंट इस लाइन को, खत्म। बहुत आसान है। फिर सर फॉर्मूला क्यों बताया, जरूरी है भाई, जरूरी है, एक आधी बार काम आ जाता है। अदरवाइज हम ये फॉलो करेंगे जहाँ पर हम ये फॉलो कर सकेंगे, ठीक है। ये किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको ऐसे ऐसे कर लो, नहीं मिलेगा। तो अब मैं इसको एक लाइन में बताऊं, मामला क्या है। अगर आप 3 लगातार पॉइंट्स हैं, सिर्फ उनके सिर्फ एक्स एक्सिस का गैप लो और उनका वो कर लेते हो आप। हाँ, ये तभी लागू होता है, कब लागू होता है, जब तीनों पॉइंट एक लाइन पर हों। ऐसे नहीं है कि पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट सी यहाँ पर है और पॉइंट बी यहाँ पर है, फिर आप बोलो कि मैंने तो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो बता दिया। नहीं, तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक पॉइंट एक लाइन को डिवाइड कर रहा है, वो तो लाइन पर होना ज़रूरी है। तो जब भी इंटरनल डिवीजन के, ये फॉर्मूला भी तभी लागू होएगा जब बीच वाला पॉइंट लाइन पर है, ऑफ कोर्स, तभी वो लाइन को डिवाइड कर रहा है पॉइंट। तो जो ये इस तरह के क्वेश्चन है वो सारे हम ऐसे कर सकते हैं।
ठीक, क्लियर है भाई। तो या तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का गैप ले लो, इनका और इनका, उनका रेशियो निकाल लो, या वाई कोऑर्डिनेट्स का गैप देके उनका रेशियो निकाल लो। अब हम इसी अंडरस्टैंडिंग को यूज करेंगे इन क्वेश्चंस को करने में। हम फॉर्मूले को भी कर सकते हैं बट हम अंडरस्टैंडिंग यूज करेंगे। तो मैं सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ रहा हूँ। 6 और 5 में कितने गैप है सर? 1 का, ठीक है। और 5 और 3 में कितने गैप है? 2 का। अब ये मत बोलना कि इसमें से इसको घटाऊं, इसमें से इसको घटाऊं, या इसमें से इसको घटाऊं। सिर्फ गैप, सिर्फ डिस्टेंस देख लो, वो नंबर लाइन पर गैप कितने का आ रहा है। तो 1:2 रेशियो में ये वाला पॉइंट बांट देगा भैया। किस रेशियो में बांट देगा? 1:2 रेशियो में बांट देगा, ठीक। अब 1:3 रेशियो में बांट रहा है एक पॉइंट, तो मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट्स को लूँ तो यहाँ का और यहाँ का गैप जो है, और यहाँ का और यहाँ का जो गैप है, वो 1:3 रेशियो में है। इतना मुझे पता है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट्स का गैप है वो 1:3 रेशियो में है। तो टेंशन नहीं लेना। देखो इसको हम कैसे देखें, बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखो ये है 0, सिर्फ मैं 0 को ले रहा हूँ, ये है 8 है। यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि बांट रहा है इस डिस्टेंस को 1:3 रेशियो में। अगर टोटल डिस्टेंस 4 है, 3 और 1 4, अगर टोटल डिस्टेंस 4 है तो ये टुकड़ा 1 है। तो मैं क्या करता हूं, देखो टोटल डिस्टेंस निकालता हूं, कितना है? 8। 8 का गैप है 0 और 8 में, उसका 1/4 कर देता हूं 2। मेरे को ये टुकड़ा मिल गया। तो 0 से 2 आगे 2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2। अब देखो ये -8 है, ये 4 है, इसके बीच में गैप देखो, 8 और 4 के बीच में 4 का गैप मत बोलना, ये माइनस का है, तो 12 का गैप है। तो टोटल गैप यहां से लेकर इस पॉइंट के बीच में 12 का गैप है। बट मैं तो इंटरेस्टेड हूं यहां से यहां के गैप में। आपको पता है पहले वाला टुकड़ा 1 है तो दूसरे वाला टुकड़ा 3 है, ये टुकड़ा 1 है तो ये टुकड़ा 3 है। टोटल अगर 4 डिस्टेंस है तो ये वाला गैप सिर्फ 1/4 है, तो 12 का 1/4 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मजेदार है कहानी। हमें यह देखना होता है कि चीज जा किस तरफ रही है, डायरेक्शन क्या है। -8 के बाद ये बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है तो जोड़ूं, घट रहा है तो घटाऊं। बढ़ रहा है तो 3 को जोड़ूंगा, घटेगा तो घटाऊंगा। ये -8 से +4 की तरफ चला गया, बढ़ गया, ये माइनस से प्लस हो गया, बढ़ गया। तो 3 और जोड़ दो, इसे 3 स्टेप और आगे, यानी कि -5। 3 जोड़ दोगे तो -5। -8 से 4 की तरफ जा रहा है, उस डायरेक्शन में 3 कदम आगे चलाना है मैंने, -5। इसको और करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अभी अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लेनी। एक और अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही मज़ेदार डिटेल में बताऊंगा, ये वाला देखो। जिसको समझ में आ गया वो अगले क्वेश्चन को स्किप कर सकता है या तेज कर सकता है। देखो अब ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है सी। तो मुझे इतना पता है कि पॉइंट ए और सी, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को पकड़ो, -7 और ये है 3। -7 और 3 के बीच में कितना गैप है? 10 यूनिट का। अब मुझे ये नहीं पता ना यहाँ का एक्स एक्सिस क्या होगा। -7 और 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है, -6, -5, कुछ भी हो सकता है, -5.5, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये पूरा जो गैप है ये 10 का है। मैं सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, फिर ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से यहाँ का गैप है 3 और यहाँ से यहाँ का गैप है 2। तो पूरा गैप अगर 5 का है तो ये 3 है, ये 3/5 है ये वाला गैप। तो मैं पूरा गैप देखूंगा, -7 और 3 में 10 का गैप है, उसका 3/5 6। अब बस ये -7 से 3 की तरफ जा रहा है, यानी कि बड़ा हो रहा है। 6 जोड़ दो, इसमें 6 जोड़ोगे तो ये -1 हो जाएगा। सिंपली जब आपने एक बार निकाल लिया ये वाला गैप 3/5 है, ये वाला गैप 5 में से 3 है, 3/5 है। ऐसे ही -7 और 13, इनमें कितने का गैप है? फिर इनमें 20 का गैप है, तो 20 का 3/5 निकाल लो। वाई कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही निकाल लोगे। 12, -7 से वो बढ़ रहा है ना, 12 जोड़ दो। -7 में 12 जोड़ोगे क्या आ जाएगा? देखो 5, -1.5। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप फॉर्मूले से डेफिनेटली कर सकते हैं। फॉर्मूले से ये इन द लॉन्ग रन ये हमारे लिए इजी रहेगा।
इसीलिए मैं इससे करवा रहा हूँ और आपको फील भी हो रहा होगा ईजी। अब ये सारे हम उसी अंडरस्टैंडिंग से करेंगे, बिकॉज फॉर्मूले से तो आप कर ही सकते हैं डेफिनेटली। तो चलिए, अभी ये वाला पॉइंट मुझे बताना है। तो यहाँ का डिस्टेंस अगर 2 है तो यहाँ का डिस्टेंस 1 है। अब सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट को पकड़ो ज़रा। 1 और 6 कितने का गैप है भैया? 5 का। देखो ये वाला गैप अगर 1 है तो ये उसका डबल होएगा, तो इधर 10 का गैप होएगा। तो 6 से ये 5 कम हो गया है ना, कम हो गया ना। तो यहाँ पर कम कर दो, 10 कम कर दो अब की बार। 1 माइनस 10 माइनस 9। ऐसे ही अब एक्स एक्सिस को देखेंगे। एक्स एक्सिस में कितना गैप है? 1 से 2 पर आ गया, 1 का ही गैप है। यहाँ पर अगर 1 का गैप है तो आगे 2 का गैप है भैया। यहाँ पर 1 का है ना तो आगे 2 का है। ये 1 से बढ़ गया तो उसी डायरेक्शन में जाना है, इसमें 2 और जोड़ दो, 4 और माइनस 9। ठीक, डेफिनेटली हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, बट दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग स्कूल में बताई नहीं जाती, इसीलिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूँ। अगर 3:7 रेशियो में बांट रही है ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को, तो 2 और 1 में कितना गैप है? 3 का। तो रेशियो में भी 3 का है तो आगे भी 7 का मिलेगा। तो देखो ये घट रहा है ना, 2 से माइनस हो गया, ये 3 घट गया तो वो 7 घट जाएगा, तो -7 कर दो, -8। ऐसे ही वाई एक्सिस में गैप देखो कितने का है? 3 का, आगे 7 का हो जाएगा जी। तो ये 3 घट गया, 11 से 8 हो गया ना, तो वो 7 घट जाएगा। 8 में से 7 क्या है? 1, -8 और 1। ठीक है, अब की बार उसने रेशियो पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो पूछ लिया तो हमें दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए ही नहीं रेशियो बताने के लिए। हमें तो यहाँ पर क्या, फाइंड दी मिसिंग इन्फॉर्मेशन, वाई की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे है, हमें चाहिए ही नहीं। हमें सिर्फ एक्स या वाई कोऑर्डिनेट मिल जाए, तीनों उसी से बता देंगे। 5 और 7 में कितने का फ़र्क है? 2 का। 7 और 15 में कितने का फ़र्क है? 8 का। तो रेशियो है 1:4। 1:4 रेशियो में बांट रहा है ये वाला पॉइंट, इस लाइन। ठीक है, और वाई की वैल्यू निकालें तो निकालते हैं जी। तो 17 और 2, 17 माइनस 2 कितना हो गया? 15। 15 का पूरा डिस्टेंस है और रेशियो क्या है? 1:4। ये वाला गैप 1 है, अगर टोटल गैप 5 है तो टोटल गैप 15 का है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और ये वाला गैप है 1/5, 3 का है ये वाला गैप। वाई में ये 3 का गैप होगा। अब मैं देखूंगा 17 से वो 2 हो गया, घट रहा है, तो 3 घटा दूंगा, 14 है ये वाला पॉइंट। ठीक, क्लियर है? इसको सिंक इन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें दिमाग में डालने में अगर टाइम लगता है तो टाइम लो। पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट बी सी इन रेशियो 1:3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर। देखो बी सी को डिवाइड करता है पॉइंट ए, कहीं ना कहीं पड़ा होगा बीच में, 1:3 रेशियो में। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 4 and -4 एंड ऑफ सी आर 0 and 6। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए? फॉर्मूला लगाओ, दोनों तरीके से बता देता हूँ। एक्स की वैल्यू होएगी 3 इंटू 3 चौके 12, 1 इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 बटे में 3 और 1 4। ठीक है, वाई की वैल्यू होएगी 3 इंटू इधर वाई वाला माइनस का 12, 1 इंटू उधर वाई वाला प्लस का 6 बटे में 3 और 1 4। ये क्या हो गया भाई? -6/4, यानी कि -3/2। एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट -1.5। अगर अंडरस्टैंडिंग से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 1:3 का रेशियो है, तो 4 और 0 के बीच में कितने का गैप है? 4 का गैप है ना। और टोटल गैप अगर 4 का है, 3 और 1 4, इधर वाला गैप मैं सिर्फ देख रहा हूँ 1/4 है, 1। तो इस 4 ये घट रहा है तो इसमें से 1 घटा दो, 3। फिर हम देख लेंगे कि एक ही जगह है 3 और मार्क कर देंगे। ये नहीं बोल रहा है ये ईजी है या ये ईजी है, दोनों समझ में आने चाहिए। जैसे भी आपको कंफर्टेबल रहेगा मॉक या एग्जाम में, आप वैसे ही करते जाओगे, समझ में दोनों आने। ऐसे ही वाई एक्सिस निकाल लेंगे। -4 और 6 के बीच में 10 का गैप है,
मुझे पूरे गैप का 1/4 चाहिए, यानी कि 5/2, है ना। अब मुझे यहाँ से देखो ये माइनस से पॉजिटिव हो गया, ये बढ़ रहा है, 5/2 बढ़ेगा, -4 + 5/2, 2 चौके 8 में -3/2। ठीक, क्लियर है। A -3 2 and B 5 4 are the end points of a line segment. Find the coordinates of the point which divides A B in ratio. तो अब हम कैसे कर सकते हैं, अब मैं फॉर्मूले से करके बता दूं डायरेक्टली, इजी इजी रह रहा है फॉर्मूला दिमाग पर थोड़ा सा ना। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होएगा, देखो ये 2:3 रेशो में बांट रहा है, ये लाइन है, ये पॉइंट 2:3 रेशो में बांट रहा है, तो 2 से उसके एक्स कोऑर्डिनेट को 2 5 10। फॉर्मूला इजी रह रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग पर नहीं, कंफर्टेबल है फॉर्मूला। तो 2 से उसका एक्स कोऑर्डिनेट, 3 से इसका एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस का 9 बटे में 2 + 3 5, तो 1/5 एक्स एक्सिस। तो ये दो ऑप्शन तो गए। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट क्या होएगा, इससे उसका वाई कर दो, 2 चौके, पहले इधर से स्टार्ट कर दो, चाहे 3 से इसका वाई, है ना, बस ऐसे क्रॉस बनाना है। 2 चौके 8 + 3 दूनी 6 बटे में 5, 14/5। ठीक। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, क्या कि जैसे इधर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है और इधर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, तो बीच में अगर ये लाइन बन रही है ऐसे और इसको कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इन दोनों के बीच में ही आएगा एक्स कोऑर्डिनेट। अंडरस्टैंडिंग में हम वही तो कर रहे थे, इन दोनों का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उनके बीच में 2/5 होएगा, इसके एक्स कोऑर्डिनेट से 2/5 आगे होएगा। तो अगर मान लो कहीं ऑप्शन में -3 और 5, जैसे 5 के बाहर, इस रेंज के बाहर दे रखा हो 6, उसको डायरेक्टली काट सकते हो आप डायरेक्टली काट सकते हो। यहाँ पर कट रहा है ऐसा, यहाँ पर तो नहीं कट रहा। ठीक। इन व्हाट रेशियो दिस सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है 2:3 और -2:1, और इसके ऊपर एक पॉइंट है 0 y, ये इसको किस रेशियो में बांट रहा है। तो हमें वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं, बट हमें तो एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त भारी पड़ेगी। इन दोनों का गैप क्या है, 2 का, और इन दोनों का गैप क्या है, 2 का, तो 1:1 रेशियो में बांट रहा है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की स्पीड का कोई मुकाबला नहीं, है ना। अगर वो आपसे रेशियो पूछ ले, वैसे दोनों आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ जाऊँ, नेक्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर ये पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, और ये एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अगर इनके बीच में एक पॉइंट है सी, ये बराबर है मान लो, ठीक है, तो सिंपली अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही समझ लो, चाहे या फॉर्मूला लगा कर देख लो, कि अगर रेशियो 1:1 होगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा x1 + x2/2, और y कोऑर्डिनेट आएगा y1 + y2/2। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक पॉइंट है 5 3 और एक दूसरा पॉइंट है -8 और -6, तो इनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होएगा, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी एवरेज 5 और -8, यानी कि -3/2, और वाई कोऑर्डिनेट भी वाई कोऑर्डिनेट्स की एवरेज 3 और -6, -3/2। क्लियर है, समझ में आ गई बात। इन दोनों के एवरेज होएगा ये वाला पॉइंट, इन दोनों के सम का हाफ। आगे बढ़ जाएं, तो इन सभी पॉइंट्स का एक बार मिड पॉइंट निकालोगे इस लाइन का, कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट है 4 3, यहाँ पर एक पॉइंट है 6 - 1,
ये लाइन है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, सिंपली 6 और 4 10/2 5 मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। और 3 में से 1 गया 2 2/2 1 5 1, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है। ऐसे ही 9 और 2 इनका सम करो, सम/2 -11/2 और 2/2 यानी कि 10 में से 2 गए 8/2 यानी कि 4 और -3 और 7 4 हो गया 4/2, ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है। बताओ। Point P is the midpoint of segment AB. Okay. Coordinates of P are this. देखो ये एक लाइन सेगमेंट है, तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 1, ये AB है। B के कोऑर्डिनेट है 5 और -4। ये पूछ रहा है A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो आपको एक बात पता है क्या, कि पॉइंट P मिड पॉइंट है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो दोनों की एवरेज होते हैं। इधर का x कोऑर्डिनेट और इधर के x कोऑर्डिनेट की एवरेज होते हैं। यानी कि इसकी और इसकी एवरेज अगर 3 है तो इनका सम क्या होएगा, दो चीज़ों की एवरेज 3 है तो सम होएगा 3 दूनी 6। तो ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, उनका सम 6 है तो ये 5 है तो ये 1 हो जाएगा। सम में से इसको घटा दो। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स की एवरेज अगर 1 है तो सम क्या होएगा 2, तो सम 2 है, 2 में से इसको घटा दो। या फिर ऐसे सोच लो, यहाँ पर ऐसा क्या लिखूँ कि उसका और इसका सम 2 हो जाए, यानी कि प्लस का 6 माइनस का 4 ये है इसका 6 एक और 6। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है ना, इनको मैं x और y मानूँ, x + 5/2 = 3, y - 4/2 = 1। ठीक है, क्लियर है। अगर इन दोनों पॉइंट्स की एवरेज अगर 3 है तो सम 6 हो गया है? और अगर एवरेज 1 है तो सम 2 हो गया। उसमें से अगर एक पॉइंट गिवन है, सम में से वो घटा तो दूसरा आ जाएगा, 2 - -4 6 आ जाएगा। ये बताओ। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, अब A के कोऑर्डिनेट है -5 और y, इधर B के कोऑर्डिनेट होंगे, बीच में P के कोऑर्डिनेट होंगे, P जो है वो मिड पॉइंट है। एंड B के कोऑर्डिनेट है x और 3। व्हाट इज x + y, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बता दिए -2 और 5। ठीक है, तो P बिकॉज मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं बाकी दोनों के कोऑर्डिनेट की एवरेज है। अगर एवरेज -2 है तो सम होएगा -4। मुझे एक बात बताओ, -5 में क्या जोड़ूं कि -4 आ जाए, तो 1 जोड़ोगे, -5 + 1 = -4, x की वैल्यू मिल गई। और अगर एवरेज 5 है y कोऑर्डिनेट्स की तो सम हो गया 10। तो 3 में क्या जोड़ोगे भैया 10 आ जाए, आप बोलोगे सर 7 जोड़ दो, तो बस x + y = 7 और 1 8 जी। आर वी रेडी? ठीक है, समझ में आ गया। A -7 3 and B 5 - 9 are 2 points. 3 points C, D and E divides line AB in 4 equal parts. बता देता हूँ मैं मामला क्या हो रहा है। द मामला इज, एक लाइन है AB और 3 पॉइंट है C, D, E जो AB को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। तो पहले तो 2 इक्वल पार्ट में बांट दो, फिर ऐसे बांट लो। ये है C, ये है D और ये है AC = CD = DE = EB। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C, D एंड E। मैं देखता हूँ कि आप लंबे मेथड से करेंगे या कैसे करेंगे। करने के बाद पॉइंट C के कोऑर्डिनेट ऐसे भी निकाल सकते हो कि एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो तो लाइन को, बिकॉज सबकी वैल्यू सेम है तो लाइन को 1:3 रेशियो में बांट रहा हो तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे।
बट उससे भी एक आसान तरीका है, फिर पॉइंट्स डी के निकाल सकते हो, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। देखो सबसे पहले हमें फ़ायदा होएगा पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकालने में। क्यों? क्योंकि डी जो है वो मिड पॉइंट है, इधर भी 2 यूनिट है, इधर भी 2 यूनिट, तो मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान है। -7 और 5 का सम क्या है? -2/2 -1। 3 और 9 -6/2 -3। डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब सी जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, फिर से मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं। -7 और -1 -8/2 -4, ये 0 हो जाएगा। 3 और -3 0/2 0। ई जो है वो इसका मिड पॉइंट है, डी बी का। सेम 5 और -1 4/2 2, -9 और -3 -12/2 -6। सिंपल, ठीक। वैसे सिर्फ डी के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद ही हमें चेक करना चाहिए था वहां पर कि -1 और -3, तो ये 2 कट जाते हैं अपने। फिर सिर्फ इसके निकाल के चेक करते, वो पास हो जाते। फिर एंड में 2 और माइनस से तीनों ही निकालने पड़ते हैं ना, जिस हिसाब से ऑप्शन दिए हैं। आगे बढ़ जाऊं। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस में इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन क्या है? इसका छोटा तरीका क्या है डिस्कस करेंगे। पहले समझ लें कि ये है क्या। ये है भैया कि एक पॉइंट अपने पास -5 6, -5 और 6 ऐसे इधर मान लो। पहले इस चीज को समझो, ये है क्या? ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अंदर इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है, इसकी परछाई बतानी है। आप ऐसे मान लो, अगर यहाँ पर शीशा रखा होता तो इस पॉइंट की जो परछाई आएगी यहाँ पर आएगी, वो कौन सा पॉइंट है ये पूछ रहा है। तो रिफ्लेक्शन में एक बात हमें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? सिंपल सी बात है कि शीशे से जिस चीज़ की हमने रिफ्लेक्शन देखनी है वो जितनी दूर है उसकी परछाई भी उतनी ही दूर होती है ना। चीज़ जितनी दूर है उतनी ही दूर शीशे से उसकी परछाई होगी। ये सिंपल सा लॉजिक है। ओके जी। तो इसको आप कैसे कर सकते हो? देखो कि मुझे एक बात बताओ, अगर ये शीशा है तो ये वाली चीज़ यहाँ से इतनी, अभी मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ यहाँ से इतनी दूर है तो यहाँ से भी तो उतनी दूर होएगी। अगर शीशा ऐसे सीधा रखा है तो इसकी परछाई इधर तो नहीं आ जाएगी पॉइंट की, ऐसे तिरछी। शीशे में जब आप परछाई देखते हो तो बिल्कुल सीधी आती है। आप शीशे में खड़े हो, आपकी परछाई ऐसे साइड में दिखी है? शीशा टेढ़ा होने पर मैं बात नहीं कर रहा, सीधा है। आप ऐसे देख रहे हो, बाल आप ऐसे संवारते हो या ऐसे, सीधी आती है परछाई, इसके बिल्कुल सीधी आएगी, ठीक। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मोमेंट। ये एक्स एक्सिस डिनोट करता है। यहाँ का जो एक्स एक्सिस है और यहाँ का एक्स एक्सिस है वो सेम ही रहेगा, -5। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ का और यहाँ का। अब ऐसे देखते हैं, ये अगर यहाँ से 6 यूनिट ऊपर है, 6 यूनिट, तो ये यहाँ से 6 यूनिट नीचे होएगा। तो ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है। ठीक, ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, फिर इसको फास्ट भी कर लेंगे। ठीक, अब हम इसको फास्ट कैसे करेंगे? देखो ये चीज़ समझ गए। अब हम इसको फास्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लो ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है, इसकी जो परछाई है दैट इज इक्वल टू ए डैश, और ये वो वाला पॉइंट है जो शीशे पर है। अगर मैं ए को और ए डैश को मिलाऊं तो ये एक सीधी लाइन बनेगी, ऐसे बिल्कुल सीधी, जो कि शीशे के परपेंडिकुलर होगी। ओके जी। और ये जो पॉइंट है ना जो शीशे के ऊपर है, ये पी, ये मिड पॉइंट होएगा। बिकॉज यहाँ से जिस चीज़ की परछाई देख रहे हैं वो जितनी दूर है उतनी ही दूर शीशे से उसकी परछाई होती है, ये बराबर होंगी। तो मैं मिड पॉइंट का यूज़ करूँगा, मिड पॉइंट की नॉलेज। ठीक, अब कैसे यूज़ करूँगा? अब देखो ध्यान से, जब भी परछाई वाला क्वेश्चन आए आपको ऐसे देखना है, ये बोल रहा है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट को बना लो -5, कहीं पर भी बना लो, फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्ट इसी कोऑर्डिनेट में एक्सिस बनाना कुछ भी जरूरत नहीं। इसकी रिफ्लेक्शन कौन से पॉइंट में देखनी है? इसकी रिफ्लेक्शन हमें इस पॉइंट में देखनी है। एक्चुअल में तो एक्स एक्सिस के इस पॉइंट में इसकी रिफ्लेक्शन देखते हैं, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर आती,
इस पॉइंट में देखते तो इसकी यहाँ पर आती है। एक्चुअल में हम रिफ्लेक्शन एक पॉइंट में देखते हैं, एक्स एक्सिस में, लेकिन ये यहाँ पर खड़ा है तो यहाँ से सीधी देख रहे हैं आप। जहाँ पर आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो, कहाँ पर रिफ्लेक्शन देख रहे हो? एक्स एक्सिस पर सर। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसका क्या वो होएगा जनरलाइज रूप? तो सर एक्स एक्सिस के ऊपर एक तो एक्स कोऑर्डिनेट होएगा, मुझे पता नहीं वो कहाँ पर होएगा। जी सर। और वाई की वैल्यू 0 होएगी, मैं श्योर हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से समझते रहिएगा। तो इस पॉइंट की यहाँ पर परछाई देखनी है, और ये मान लो उत्तर है, ये अपनी परछाई है, ये ए है, ये ए डैश है, ठीक है। अब नंबर 1, अगर आप एक्स एक्सिस के अंदर परछाई देख रहे हो तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, -5 -5 -5, ठीक है। इसको तो बाय डिफॉल्ट -5 कर दो, जो आपका अननोन निकला है ना एक्स, उसको -5 कर दो। अब ये मिड पॉइंट है, ये तो मिड पॉइंट है, यहाँ का और यहाँ का सम क्या आना चाहिए? अगर एवरेज 0 है तो सम आना चाहिए 2 × 0 0। तो ये 6 है, 6 में क्या जोड़ोगी? 0 है, -6, तो -5 और माइनस, जो हमने निकाला भाई। और भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसे, तो टेंशन मत लो, अगर समझ में नहीं आया तो आ जाएगा, अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक। मैंने सिंपली क्या किया, उसने बोला कि मैं एक्स एक्सिस में परछाई देखना चाह रहा हूँ इस पॉइंट की, तो मैंने बोला ठीक है, ये वाला पॉइंट, और एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने पॉइंट बना लिया जिसमें वो परछाई देख रहा है, मैंने उसको ले लिया x0, ठीक है। फिर उसकी परछाई के ये पूछे हैं कोऑर्डिनेट, तो फिर अब मुझे पता है भैया इसके जस्ट नीचे वही वाला, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होगा, जिस पॉइंट के ऊपर हम परछाई देख रहे हैं उसका एक्स एक्सिस भी यही होएगा। बट उस वक्त आपको टेंशन नहीं लेनी, x0 लिख लो। फिर ये -5 जो अननोन पॉइंट है, फिर x अननोन है ना, -5 -5 -5, ये 0 है, ये 6 है तो -6 ही आएगा, 3 है तो -3 ही आएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते रहे हम। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन द वाई एक्सिस? इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होएगा तो वो 0 y ऐसे होएगा। तो मुझे इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन चाहिए 2 - 3.5 की, इस पॉइंट में, कौन से पॉइंट में? 0 y में क्या रिफ्लेक्शन है? तो देखो भैया ये y है ना, ये तीनों जगह सेम ही रहेगा y कोऑर्डिनेट, यहाँ पर भी -3.5, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये अगर 2 है तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की, अगर आपको परछाई x एक्सिस और y एक्सिस में देखने को बोली है, कई बार वो ऐसे बोल देता है इस लाइन के अंदर बताओ y = 2, y = 1। तो जब उसने एक्सिस में बोली है तो सिंपली साइन बदल दिया करो, 2 का -3 आ जाएगा, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हो कि उसने y एक्सिस में परछाई बोली है, तो जिसमें भी उसने परछाई बोली है, y एक्सिस में परछाई बोली है, तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x का साइन बदल दो। बट ये मैं रटवाता क्यों नहीं हूँ, 3 दिन के बाद ये आपके दिमाग में भी नहीं रहेगी, लेकिन जो मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ ये रहेगी। चीज़ें क्या रटवानी हैं क्या नहीं है, उन चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ। तो कल को आपको कोई यूट्यूब का शॉर्ट दिख जाए कि वाई एक्सिस में कैसे परछाई देखें, वाई एक्सिस में पूछ रहे हैं तो वाई का कोऑर्डिनेट रहेगा सेम, एक्स का साइन बदल दो, बट वो थोड़ी देर ही याद रहेगा। एग्जाम में उसी का सेम रखना था, एक्सिस वाले का सेम रखना दूसरा, ऐसे करोगे इतनी देर में निकल आएगा। तो जो चीज़ें वाकई में याद करने की है ना, और जो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे याद करने से, एक्स्ट्रा बर्डन भी क्रिएट कर देती हैं याद रखने से, और कई बार सिली मिस्टेक करवा देती हैं, उन चीज़ों को मैं अवॉइड करूँगा और उसी जितनी फास्ट एफिशिएंट चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक। तो द आंसर इज, व्हाट इज द आंसर? अच्छा ये 2 था, मैंने -3 क्यों कर दिया, फिर -2 होगा ऑप्शन बी। अब अगर उसने पूछ लिया कि y = 2 पर इसका प्रतिबिंब बताओ, तो देखो इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन देखनी है इस पॉइंट के अंदर। अब y = 2 क्या होता है? जहां पर y एक्सिस 2 हो, x की वैल्यू, इस लाइन को हम बोलते हैं y = 2, यानी कि यहां पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट y की वैल्यू 2 है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो सिंपली आप ये देखो कि जो अननोन है ये 6x, ये भी 6 है, ये भी 6 है, जो अननोन है वहां पर x, और ये है -1, तो
देखो अगर एवरेज इसकी और इसकी, बिकॉज ये मिड पॉइंट है, अगर एवरेज 2 है तो सम 4 होएगा। तो अब मैं -1 में क्या जोड़ूंगी सम 4 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 5, 6 और 5 विल बी द उत्तर। तो हमने मिड पॉइंट वाले कंसेप्ट को यूज कर लिया परछाई में। ठीक, क्लियर है? ये एक्चुअल में पॉइंट है, ये इसकी रिफ्लेक्शन है ए डैश। वो बोल रहा है कि इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू 1 में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y की वैल्यू तो हमें पता है 1 है, x की तो बहुत सारी वैल्यू होंगी इस पॉइंट में। y की वैल्यू 1 है, x की बहुत सारी वैल्यू होंगी, और इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन बतानी है, तो ये इसकी रिफ्लेक्शन है। तो बताओ उसके कोऑर्डिनेट। तो भैया x यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी 4 रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन है ना। और सम जो हो जाएगा 2, अगर एवरेज इन दोनों पॉइंट की, इसकी और इसकी 1 है, तो सम 2। तो -3 में क्या जोड़ दूँ कि 2 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 5, 4 5 इसकी उत्तर, ऑप्शन बी। ठीक है, नो नीड इतने सारे क्वेश्चन करने की, HW है, खुद कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस पॉइंट की ओरिजिन में क्या रिफ्लेक्शन होगी? जब किसी भी पॉइंट की ओरिजिन में रिफ्लेक्शन पूछी जाए तो सिंपली उसके दोनों के साइन बदल दो। 3 और -5 है तो -3 और 5। अगर ये याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज देखो इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन पूछी है, ओरिजिन पे पूछी है, इस पॉइंट के ऊपर, तो सिंपल सी बात है भैया, क्या करोगे आप? ये मिड पॉइंट होएगा, तो अगर एवरेज 0 है तो सम भी 0 होएगा। तो 3 में क्या जोड़ोगी 0 आए, वही साइन पलट के लिखोगे। समझ में आ गया ना मैं साइन पलटने क्यों बोल रहा था? एवरेज 0 है तो सम भी 0 होएगा। तो -5 में क्या जोड़ोगी 0 आए 5, -3 और 5 इसकी उत्तर। ठीक है, तो अब कल को एग्जामिनर ऐसे बोल दे कि एक पॉइंट है 8 3, उसकी एक दूसरा पॉइंट है 4 -5, उसमें उसकी रिफ्लेक्शन दिखेगी, बताओ बताओ। तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो उसको ये बोलो कि 2 बार बताओ बताओ क्यों कर रहा है, फिर आंसर बता दो। तो ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर एवरेज 4 है तो सम 8 होएगा। 8 में क्या जोड़ोगे 8 है सर 0। एवरेज -5 है तो सम -10 होएगा। 3 में क्या जोड़ोगी -10 आए सर -13, खत्म। 0 -13 रिफ्लेक्शन हो जाएगी। आर भी ओके, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है जी एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे अब हम। अब एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले इंटरनल डिवीजन देखो, उससे कंपेयर करेंगे। अगर एक पॉइंट P एक लाइन AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है P उस लाइन के ऊपर है और AP की वैल्यू 2 है और PB की वैल्यू 3 है। अब यही पॉइंट डिवाइडिंग इंटरनली अंतः विभाजन कर रहा है इन 2:3 रेशियो। अब यही डिवाइडिंग एक्सटर्नली इन 2:3 का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लो ये लाइन है AB, तो पहले जो पॉइंट P था वो इसके अंदर था, अब की बार पॉइंट P बाहर है। अब की बार पॉइंट P बाहर है, और अगर वो AB को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली 2:3 में, AB को मैंने बोला A, तो देखो A से P की दूरी, यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। जब पॉइंट P डिवाइड कर रहा है तो एक्चुअल में हम किस चीज़ का रेशियो ले रहे हैं कि पॉइंट A से P की क्या दूरी है और पॉइंट B से P की क्या दूरी है, उसी का रेशियो ले रहे हैं। पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, मैं AP रेशियो BP। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन को, उस पॉइंट की मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, एक बार A से, जो लाइन के दोनों एंड पॉइंट है उनसे, और एक बार B से। अब की बार पॉइंट P जो कि लाइन के बाहर है, सर ये कैसे डिवाइड कर सकता है? तो सिंपल सा रूल है, उस पॉइंट का डिस्टेंस ले लो इस A से। देखो रूल मेरे भी है, समझ, सच में बताऊँ मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। मतलब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, क्या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है? इसके सारे क्वेश्चन इंटरनल डिवीजन से हो सकते थे और इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे, पता नहीं क्यों क्रिएट किया और क्वेश्चन लॉजिकल काम कर रहे हैं, बट ठीक है अब समझ लो, आ जाओ।
भावनाओं में नहीं बना, सिलेबस में देखा जाओ। तो ए से पी की दूरी को हम बोलेंगे 2 और बी से पी की दूरी को हम बोलेंगे 3। क्या ये पॉसिबल है? ए पी 2 है, ये 3 है, इसका मतलब पॉइंट पी उधर नहीं है, इधर है। पॉइंट पी अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, तो ए बी को डिवाइड कर रहा है ए बी, तो ए से उस पॉइंट की दूरी 2 है, ठीक है, और बी से उस पॉइंट की दूरी 3 है। ए बी की लंबाई ये पूरा 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। अब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पॉइंट ए पी बी को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पी बी को पॉइंट ए 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि पॉइंट पी जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी को, क्योंकि इससे बाहर है, एक्सटर्नल है, वो 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए बी को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए से लेकर पी तक की दूरी 2 है, और बी से लेकर, पहले ए का नाम लिया ना मैंने, बोला ए बी को डिवाइड कर रहा है, पहले ए से पॉइंट पी की दूरी देखूंगा, फिर बी से। अगर मैं बोलूंगा पॉइंट पी बी ए को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, तो मैं रेशियो क्या लिखूंगा, मैं बी से पी की दूरी लिखूंगा 3, फिर मैं ए से पी की दूरी लिखूंगा। ये बी ए को 3:2 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। समझ गए कि नहीं? एक आधी स्लाइड पर और लिख दूंगा, टेंशन मत लो, जो समझ गया वो स्किप कर देगा आगे या तेज कर लेगा। ये बात, एक्सटर्नल डिवीजन क्या है वो मैं बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला वगैरह बता दूंगा, वो टेंशन मत लो, ठीक है, डन। ठीक है भाई, तो अब हम इसका फॉर्मूला करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है, क्या मामला है। तो पहले मैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर, है ये इंटरनल डिवीजन है, इधर कर लेते हैं। इंटरनल डिवीजन के अंदर अगर लाइन सेगमेंट ए बी को एक पॉइंट पी जो है वो m:n रेशियो में बांट रहा था, तो ए के कोऑर्डिनेट थे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट थे x2 y2। इसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी m×x2, इधर वाले टुकड़े को उधर वाले x कोऑर्डिनेट से, इधर वाले टुकड़े को इधर वाले, इस टुकड़े का जो रेशियो को डिनोट करता है इसको उधर वाले x कोऑर्डिनेट से, बटे में m+n, और ऐसे ही y इज इक्वल टू इसको उधर वाले से nx2 सॉरी mx2 प्लस ny1, सॉरी y निकाल रहा हूँ ना मैंने, x क्यों लिख दिया, ny1 my2 ny1 बटे में m+n। ठीक है भाई, क्लियर है? अब मैं एक्सटर्नल का फॉर्मूला बताऊँ। एक्सटर्नल के फॉर्मूले में कुछ नहीं है, बस इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी। एक्सटर्नल डिवीजन, एक बार पानी पी लूँ। ये लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। एक पॉइंट P है, ऑफ कोर्स लाइन से बाहर है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है ना, P के ही तो कोऑर्डिनेट हैं x और y। ये जो पॉइंट इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसी के तो कोऑर्डिनेट निकालने की बात हो रही होती है ना। तो P के जो कोऑर्डिनेट है वो हैं एक्स वाई। तो अब अगर ये m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपको पता है लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो ए से लेकर पी तक दैट इज इक्वल टू m, और बी से लेकर पी तक दैट इज इक्वल टू। अब आप ये कैसे लगाओगे? यहाँ पर तो आप ऐसे क्रॉस बना लेते थे,
mx2 nx1, वहाँ पर कैसे लगाओगे? देखो ये m जो है ये पॉइंट A से P की दूरी है ना, तो जब पॉइंट A से जो दूरी है उसको जो रिप्रेजेंट करता है उसको मैं मल्टीप्लाई करता था B वाले एक्स कोऑर्डिनेट से, और पॉइंट B से जो दूरी है उसको जो रिप्रेजेंट करता है उसको मैं मल्टीप्लाई करता था A वाले एक्स कोऑर्डिनेट से। तो पॉइंट A से जो दूरी है P की उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? M। इसकी मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? पॉइंट B के एक्स कोऑर्डिनेट से। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस प्लस की जगह माइनस होगा। मैं रिलेट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो पॉइंट ए से जो इसकी दूरी है पी की एम, उसको मैं रिप्रेजेंट करूँ, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि एग्जाम में ये एम और एन नहीं आएंगे ना, ये 2:3 5:7 कुछ भी न्यूमेरिकल आएंगे, इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि ए से जो दूरी है उसको बी वाले के एक्स कोऑर्डिनेट से, तो mx2 माइनस एन, बी से पी की दूरी है ना, nx1 बटे में m माइनस एन, ऐसे ही y की वैल्यू my2 ny1 बटे में m माइनस एन। इसमें भी अंडरस्टैंडिंग जो मैंने आपको बताई थी रेशियो वाली वो सेम ही लागू होती है। अगर ये 3:2 है तो ये 1:2 हो जाएगा, पॉइंट भी उसमें डिवाइड कर रहा है, बट ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद कर लो, मोर देन एनफ। इसके क्वेश्चन करने हैं तो चलिए बताया जाए। 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में। 4 points A and B, find the coordinates of the point which divide AB externally in this ratio। ठीक है, तो अगर ए बी को एक्सटर्नली इस रेशियो में कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो मैं ए को सोल्व कर रहा हूँ मैं पहले, बिना डायग्राम बनाए हम सोल्व कर सकते हैं। तो वो ए बी को डिवाइड कर रहा है 1:3 रेशियो में। ए बी, ए के कोरस्पॉन्डिंग 1 है, बी के कोरस्पॉन्डिंग 3 है ना। तो 1:2 एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए के रिलेशन में जो डिस्टेंस है वो 1 है, 1:2 2 है, या फिर मैं इसको लिख दूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं बोल रहा हूँ यार उतना आप समझ ही जाओगे। 1:2 से 2 आया, 1:2 माइनस 3 एक्स कोऑर्डिनेट इधर वाला, 1:2 3 ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट, 3×2 माइनस का 6 आना था, लेकिन माइनस होता है फॉर्मूले के बीच में, तो माइनस माइनस को मैं प्लस कर दूंगा, +6 बटे में 1 - 3 -2, m माइनस एन भी होता है ना, 1 - 3, ये क्या हो जाएगा? 6 और 2 8/2 माइनस का 4, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई? 1 उधर वाला y कोऑर्डिनेट -1, 3 इधर वाला a का y कोऑर्डिनेट, इन तीनों, और ये माइनस का आएगा, और नीचे -2, तो -10 बटे में -2 5, तो पहले वाला आ गया जी -4 और 5, तो कट गए हैं। अब बी वाला सोल्व कर, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो 3:1 रेशियो में बांट रहा है, तो ठीक है भाई, कोई नहीं 3 × 2 6 माइनस 3 × 2, फिर इधर 1 से इधर वाला एक्स कोऑर्डिनेट 1 × 2, माइनस का 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस, डिवाइडेड 3 - 1 2, 6 और 2 8/2 4, ये हो गया उत्तर। वाई कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, देखो -4 और 4, ठीक है, फिर भी निकाल लेते हैं। वाई 3 × उधर वाला वाई कोऑर्डिनेट -3, 1 × इधर वाला वाई कोऑर्डिनेट -3 लिखोगे, बटे में 3 - 1 2, तो -6/2 -3। ठीक है, क्लियर है। इसमें तो फॉर्मूला ही यूज़ करना है और कुछ नहीं करना, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दीज पॉइंट्स एक्सटर्नली इन रेशियो 5:3। कोई फॉर्मूला लगाओगे? HW कर देते हैं जी, ठीक। नेक्स्ट, पॉइंट ए डिवाइड्स लाइन BC इन सर्टेन रेशियो, ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ द कोड, इफ आएगा ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ y if the coordinates of B and C are this and this, not a big deal।
पी के कोऑर्डिनेट है ये, पी के कोऑर्डिनेट है 2:-1, ए के कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है। तो नंबर 1 हम ये कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम अंडरस्टैंडिंग के बेस पर भी कर सकते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताई थी वो ये नहीं है कि इंटरनल डिवीजन पर ही लगेगी, वो सिंपली किन्हीं भी 3 पॉइंट पर लग जाएगी जो कोलिनियर हैं। अगर एक पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो वो भी इसी लाइन के ऊपर है, किन्हीं भी 3 पॉइंट के ऊपर लग जाएगी वो। उससे करने की कोशिश करते हैं इसको, है ना, वो ईजी रहेगा। तो अब आपने ये देखना है कि पॉइंट ए जो डिवाइड करता है एक्सटर्नली बी सी को, वो इधर से भी डिवाइड कर सकता है, इधर से भी डिवाइड कर सकता है, कहीं से भी डिवाइड कर सकता है। तो कैसे पता चलेगा सर कहाँ है? ये -4 देखकर, एक्स या वाई कोऑर्डिनेट कोई भी एक देखकर। देखो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 2, इधर की तरफ एक्स कोऑर्डिनेट घट रहा है, तो अगर 2 से छोटा है तो इधर आएगा, अगर वो 3 से बड़ा है तो इधर आएगा। वो -4 है तो कहीं ना कहीं पॉइंट ए यहाँ पर होएगा, इधर होएगा -4 एंड वाई। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं इन्होंने? वाई की वैल्यू पूछी है। इसको आप अंडरस्टैंडिंग के बेस पर भी बता सकते हो। कैसे? देखो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को देखो, ये वाला गैप कितना है, तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही पॉइंट ना। तो जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग बताई है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर चाहे 3 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, 5, सबके ऊपर वो लागू हो जाएगी। ठीक है, तो इसके इधर गैप है 3 और 2 में 1 का, 2 और 4 में जो गैप है दैट इज इक्वल टू, ये माइनस का 4 है, ये 2 है, 6 का। इनके बीच में जो गैप होगा यहाँ पर गैप 6 गुना है, गैप्स का रेशियो 1:6 है। तो वाई कोऑर्डिनेट के गैप को देख लेंगे फिर हम। तो -4 और -1 में कितने गैप है जी? 3 का। तो इधर गैप 6 गुना है, तो इधर गैप 18 का होएगा फॉर श्योर, 3 6 के 18। और अब उधर घट रहा है, बढ़ रहा है मामला, वो देखते हैं। ये -4 से -1 हो गया, बढ़ रही है वैल्यू। -1 बड़ा होता है ना, नंबर भले ही छोटा हो लेकिन नेगेटिव है तो -1 बड़ा है। तो ये 3 बड़ा हो गया तो ये 18 बड़ा होएगा, इसमें 18 जोड़ दो, ये 17 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है सर? अगर फॉर्मूले से करते तो, फॉर्मूले से अगर करते हैं तो जो पॉइंट, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, जो पॉइंट इस एक, ये तो आपको पहले ही देखना पड़ेगा कि पॉइंट ए कहाँ पर है, ये देखना पड़ेगा या नहीं? नहीं, ये भी देखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट ए कहाँ पर है, फॉर्मूले से करोगे तो। ठीक है, तो जो पॉइंट इस लाइन को, फॉर्मूले से मैं करवा ही देता हूँ, जो पॉइंट इस लाइन को एक्सटर्नली किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसके एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें पता है, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट की, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? मान लो पॉइंट ए का डिस्टेंस बी से है m और पॉइंट ए का डिस्टेंस सी से है n। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू पॉइंट ए से जो डिस्टेंस है m, पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है m, और पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट mx2। एक बार फिर से बताता हूँ, पॉइंट बी से उस पॉइंट का मैं डिस्टेंस देख रहा हूँ जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट बी से अगर डिस्टेंस, अगर पॉइंट बी से डिस्टेंस m है तो पॉइंट सी के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होएगा m इंटू 2m, माइनस में n पॉइंट सी से उसका डिस्टेंस है, इधर का एक्स कोऑर्डिनेट n इंटू 3, माइनस का 3n, साइन चेंज होता है आपको पता है, और नीचे है m-n, तो इससे m और n की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन हो गया बट ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम देख रहे हैं। इट इम्प्लाइज दैट -4m + 4n इज इक्वल टू 2m। मैंने भी पहले ऐसे करके देखा नहीं है, तो देखते हैं। 6m, ये 3 इधर आएगा तो 7n। इट इम्प्लाइज दैट m/n, n अगर उधर चला गया तो 7:6। तो हमें m और n की वैल्यू मिल गई। m अगर 7 है तो ये 6 है, देखो 6 और 1 7, तो m की वैल्यू 7 आ गई है 6। एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन सिर्फ इंटरनल डिवीजन की अंडरस्टैंडिंग से भी हो सकते हैं। पता नहीं उन्होंने क्यों नया कंसेप्ट बना के रखा, कोऑर्डिनेट वालों ने, कुछ ना कुछ काम ही होएगा तभी बना के रखा होगा, जो मैथमेटिशियंस है वो बनाते हैं ना। ठीक है, तो अब आपको m और n की वैल्यू मिल गई, आप इधर 7 और 6 रख दोगे, फिर एक बार फिर से फॉर्मूला लगाओगे y के ऊपर कि y इज इक्वल टू 7 इंटू -1, 6 इंटू -4 एंड बटे में वही वाला फॉर्मूला और y की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है भाई? इस वीडियो के अंदर दैट्स ऑल। 1.5 घंटे के अंदर हमने काफ़ी कंसेप्ट्स कर लिए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, और इसका जो फीडबैक है
जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर देना मत भूल। मतलब इतने कम लोग वहाँ पर फीडबैक देते हैं, कई बार गुस्सा आता है। गुस्से के शिकार हो, मैं पिटूंगा ग्रुप में आके। ठीक है, तो ज़रूर बताना आप वहाँ पर क्लास कैसी लगी। ठीक, ओके जी, अगली क्लास में मिलते हैं।